यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का पाठ भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्राकृतिक स्वरूप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इसमें पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो इसमें दो मछुआरे हैं, डेविड और उसका जो दोस्त रहता है सुदीप, वो जो है 12-1 बजे समुद्र से तट की ओर जो है वापस लौटते हैं, जहाँ पर जो है मछुआरी ने उनका इंतज़ार करती रहती है। तो चलिए आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। और अभी तक आपने मेरा पिछला वाला पार्ट जो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सुदीप और डेविड की माँ भी अपनी टोकरियाँ लेकर क्या है खड़ी थी। तो जैसे ही वो लोग जो है 12-1 बजे के समय के करीब जो है तट पर वापस आते हैं, तो सुदीप और डेविड की जो माँ थी वो भी अपनी टोकरियाँ साथ में लेकर के आती है, खड़ी होती है। जैसे ही नाव से मछली उतारी जाती है, औरतें उस तरफ दौड़ पड़ती है। अब वे लोग जो है क्या करते हैं, मछली पकड़ कर तो लाए रहते हैं समुद्र से। तो जस्ट वे लोग मछली को उतारते हैं तो जितने भी वहाँ पर औरत खड़े रहती हैं वो जो है उनकी ओर दौड़ी चली आती है। इतने में बोली लगाने वाला आ जाता है। आमतौर पर जो भी मछली लाई जाती है वही तट पर बोली लगाकर बेच दिया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी मछली पकड़ कर लाए रहते हैं समुद्र से, तो उसी तट पर इनकी बोली लगा दी जाती है और वहाँ पर इसको बेच दिया जाता है। अब इसके बदले में उसे मछली की पकड़ का एक हिस्सा मिलता है। महिलाएं या व्यापारी मछली खरीदते हैं और बाज़ारों में ले जा कर के बेचते हैं। तो इसके बदले में जो डेविड है और उनको सुदीप को क्या मिलता है, मछली पकड़ने का हिस्सा भी उनको मिल जाता है। और जो भी लोग इन मछलियों को खरीदते हैं तो वे लोग क्या करते हैं, इसका व्यापार करते हैं, मछली का व्यापार करते हैं और इनको जो है बाज़ार में ले जा कर के क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये लोग इनका व्यापार चलता है। राजन की नाव पर एक व्यापारी झपट पड़ता है। राजन ने अपनी बहन की शादी के लिए उसे व्यापारी से उधार ले रखा था। तो जो राजन था, डेविड और जो सुदीप का मालिक था, जिसके पास नाव और जाल थी, तो उसके नाव के पास एक जो व्यापारी था, जो व्यापार करने वाला था, वो झपट पड़ता है उसके पास, जो नाव के पास जो है आ जाता है। और राजन ने अपनी बहन की शादी के लिए उस व्यापारी से क्या लिया था, उधार लिया था। तो वो जो है अपना उधार लेने के लिए उसके पास जो है आ जाता है। व्यापारी ने उधारी शर्त पर दिया था कि राजन अपनी मछली उस व्यापारी को ही सस्ते दाम पर बेचेगा। तो राजन जो है उससे ये शर्त रखा था कि जितनी भी मछलियाँ वो पकड़ के लाएगा तो उस मछलियों को उस व्यापारी को सस्ते दामों पर वो बेच देगा। इससे राजन और उसके साथियों को नुकसान तो होता है था, मगर वे और किसी को बेचते तो व्यापारी उन्हें उधार नहीं देते या दिया हुआ कर्ज तुरंत मांग लेता। तो इससे तो उन लोगों को तो नुकसान होता है, लेकिन वो क्या करते बेचारे लोग, अपनी बहन की शादी के लिए उन्होंने व्यापारी से तो उधार मांग रखा था। तो यदि दूसरे व्यापारी को उन्हें उधार मांगते तो वो जो है उनको तुरंत ही अपना पैसा मांगने के लिए आ जाते। लेकिन ये जो व्यापारी था वो जो है तुरंत उनको पैसे नहीं मांगता था, उसके बदले वो जो है उनकी मछलियाँ सस्ती दामों में खरीद लेता था। व्यापारी इस मछली को बर्फ़ में डालकर दूर दूर के शहरों में बेचता या फिर विदेशों में बेचकर खूब रुपए कमाता था। तो ये जो व्यापारी था, जो राजन की मछलियाँ खरीदता था, तो वो क्या करता था, इन मछलियों को बर्फ़ में डालकर दूर दूर शहरों पर बेच आता था और या फिर उनको विदेशों में भी बेचकर खूब पैसा कमा लेता था। क्यों इनको बर्फ़ में क्यों डाला जाता है, ताकि मछलियाँ जो है लंबे समय तक अच्छे से रहे, ये जो है सड़े ना और ताज़ी बनी रहे। तो इसके कारण ये जो है इनको बर्फ़ में डाल देता था। व्यापारी ने जो रुपए मिले उसे राजन के 4 बराबर हिस्से में बांटा। अब जो व्यापारी जो राजन को जो हिस्सा मिलता था उसको 4 बराबर हिस्सों में जो है बांट देता था। एक एक हिस्सा सुदीप और डेविड को दिया और खुद को 2 हिस्से में रख लिया। अब जो है 4 हिस्से में वो जो है रुपयों को बांटता है और एक एक हिस्सा जो है सुदीप और डेविड को दे देता है और 2 हिस्सा जो बचता है उसको राजन जो है स्वयं पकड़ लेता है, यानी कि उसका मालिक जो है स्वयं पकड़ लेता है। राजन को एक हिस्सा मेहनत के लिए और एक हिस्सा नाव एवं जाल के लिए मिला। तो वो जो हिस्सा 2 हिस्सा जो राजन पकड़ा था उसमें से एक हिस्सा अपनी मेहनत के लिए, यानी कि मछली पकड़ने के लिए मिलता है, और एक हिस्सा अपने जाल और नाव को सुरक्षित रखने के लिए उन पर जो है लगाने के लिए मिलता है। जनवरी फरवरी के महीनों में समुद्र में मछलियाँ बहुत क्या हो जाती है कि कम मिलती है। तो जैसे ही जनवरी फरवरी का महीना आता है तो जो समुद्र में मछलियाँ क्या हो जाती है, कम मिलने लगती है। कभी निश्चित ही नहीं रहता कि दिन भर में मेहनत के बाद भी मछली मिलेगी या नहीं। तो ये भी निश्चित नहीं होता कि इनको जो है मछली पकड़ने के बाद, दिन भर मछली पकड़ने के बाद, दिन भर मेहनत करने के बाद इनको मछली मिलेगा या नहीं, यह भी इनको सुनिश्चित नहीं रहता, इनको भी निश्चित नहीं रहता। यह स्थिति अप्रैल तक बनी रहती है और ये जो कम मछली समुद्र में कम मछली मिलती है वो स्थिति जो है अप्रैल के महीने तक जो है बनी रहती है। अब इन महीनों में सुदीप और जैसे मजदूर और राजन जैसे छोटे मछुआरों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। तो जब
जनवरी फरवरी से लेकर जो अप्रैल तक का जो महीना होता है उनमें सुदीप और डेविड को और उनके जो राजन हैं, उनके मालिक, उनको जो है छोटे जितने भी मछुआरे उनको बहुत परेशानियों का सामना यहाँ पर जो है करना पड़ता है। घर का कामकाज चलाने के लिए व्यापारियों को से उधार लेना पड़ता है। जो इनको जो है अपने घर चलाने के लिए जो है बड़े बड़े व्यापारियों से इनको उधार लेना पड़ता है। मई जून से सितंबर तक समुद्र में खूब सारी मछलियाँ मिलती है, तब वे अपना कर्ज उतारने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही मई जून का महीना आ जाता है तो फिर से जो है समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ इनको मिल जाती है और जिससे वे अपना उधार जो है उनको चुका देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तट पर मछली की बोली लगाते लोग, तो ये जो है आपका तट है और यहाँ पर जो है लोग अपनी मछलियों की बोली यहाँ पर लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े और छोटे मछुआरे, तो किस प्रकार से जो है बड़े और छोटे मछुआरे में अंतर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार किसानों में छोटे, मध्यम व बड़े किसान और मजदूर होते हैं, ठीक उसी प्रकार मछुआरे भी होते हैं। तो जैसे जो किसान होते हैं उनमें जो है छोटे किसान होते हैं, मध्यम किसान होते हैं और बड़े किसान होते हैं, और मजदूर भी उसी प्रकार के होते हैं, जहाँ छोटे मजदूर, बड़े मजदूर और जो मध्यम मजदूर। तो उसी तरह से मछुआरे भी होते हैं। कौन किस किस प्रकार से? छोटे मछुआरे, बड़े मछुआरे और मध्यम प्रकार के मछुआरे। सुदीप जैसे मजदूर के पास कट्टू मरम या नाव या जाल नहीं होते, वे दूसरों की नावों में मजदूरी करते हैं। तो जैसे हमने सुदीप और डेविड का उदाहरण पढ़ा देखा, तो यहाँ पर जो है इनके पास क्या नहीं होता, कट्टू मरम यानी कि नाव भी नहीं होता इनके पास, ना ही इनके पास मछली पकड़ने के लिए क्या होता है, जाल होता है। तो ये लोग जो है दूसरे की नाव पर क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। दूसरे के साथ ये लोग समुद्र में जाते हैं और वहाँ से मछलियाँ पकड़कर उनको लाते हैं, और ये जो काम है वो जो है मजदूरी पर करते हैं। भारत के आधे से अधिक मछुआरे इसी तरह मजदूरी करते हैं, यानी कि जितने भी भारत में मछुआरे हैं उनमें से आधे से अधिक जो मछुआरे वो मजदूरी पर ही अपना काम किया करते हैं। जो बड़े मछुआरे हैं उनके पास कई नावें, कट्टू मरम और बड़े बड़े जाल हैं, और जो बड़े मछुआरे हैं उनके पास जो है एक नहीं बल्कि कई नावें हैं, कट्टू मरम हैं और बड़े बड़े उनके पास कई जाले हैं। इन्हें चलाने और खींचने के लिए वे 50-60 मजदूरों को काम पर लगाते हैं। और जो बड़े जो मछुआरे हैं वो लोग क्या करते हैं कि इनको चलाने के लिए, यानी कि जो उनके पास जो नाव है, कट्टू मरम है, उनको चलाने के लिए वे लोग क्या करते हैं कि 50 से 60 जो मजदूरें हैं, यानी कि जो छोटे मछुआरे हैं, उनको जो है काम पर के मजदूरी पर ये लोग लगा लेते हैं। जो मछली पकड़ी जाती है उसे वे आधा हिस्सा खुद रख लेते हैं और बाकी मजदूरों में बांट देते हैं। और ये जो बड़े मछुआरे हैं ये लोग क्या करते हैं कि जितनी भी मछलियाँ पकड़ी जाती है उसका जो आधा हिस्सा है ये जो है बड़े जो छोटे मछुआरों, यानी कि जो लोग मछली पकड़ते हैं उसको बांट देते हैं, और जो आधा हिस्सा ये जो मालिक है वो खुद रख लेता है। ऐसा ही एक बड़ा मछुआरा एंटोनी है, यानी कि जो एक नाम है एंटोनी, ये जो है मछुआरा है, एक बहुत बड़ा मछुआरा है। तो एंटोनी के पास शुरू में कई कट्टू मरम, नावें और विभिन्न तरह के जाले थे। तो ये जो एंटोनी है उसके पास जो है कई जो कट्टू मरम यानी कि नाव और विभिन्न प्रकार के क्या हैं, जाल हैं, और 50 से 60 मजदूर उनके नाव में क्या करते हैं, काम करते थे। इनमें से अधिकतर मजदूर ने एंटोनी से उधार ले रखा था और इस कारण कम मजदूरी पर भी यहाँ काम करते थे। धीरे धीरे एंटोनी के पास काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। तो जो एंटोनी है वो बहुत बड़ा क्या है, मछुआरा है, और इसके पास जो है बहुत अधिक मात्रा में कट्टू मरम, नाव और जाले हैं। तो ये क्या करता है, 50 से 60 जो मजदूर है उसको अपने नाव में काम करने के लिए देता है। और इनमें से जो अधिकतर मछुआरे हैं, छोटे मछुआरे, जो एंटोनी से क्या लिए हैं, उधार लिए हैं, कर्ज लिए हैं। तो इनके उधारी के बदले क्या करना पड़ता है, यहाँ उसके नाव पर कम मजदूरी में इनको काम करना पड़ता है। और धीरे धीरे ऐसा करने के साथ साथ जो है एंटोनी के पास जो है क्या हो गया, बहुत सारे जो धन है, बहुत सारे जो पैसे हैं वो जमा हो गया। और अब चलते हैं मशीन युक्त नाव यानी कि ट्रॉलर। तो जितना भी बड़ा जो नाव होता है उसको बोला जाता है मशीन युक्त नाव यानी कि ट्रॉलर। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि ये जो बहुत बड़ा नाव है इसको जहाज बोला जाता है। तो अब चलते हैं मशीन युक्त नाव के बारे में। तो आज से 40 वर्ष पूर्व सरकार ने ऐलान किया कि जो लोग मछली पकड़ने की मशीन युक्त नाव खरीदना चाहते हैं उन्हें सरकार से लोन और सब्सिडी मिलेगा। तो 40 वर्ष पहले, आज से 40 वर्ष पहले जो सरकार थी उसने यह घोषणा की कि जो लोग भी मछली पकड़ने के लिए मशीन युक्त नाव यानी कि जो ट्रॉलर खरीदना चाहते हैं उनको जो है सरकार द्वारा क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, और उनको सब्सिडी भी उसके द्वारा मिलेगी। तो कुल मिलाकर जो है नाव और नए जालों की कीमत 2 लाख रुपए हुई। अब जो है टोटल मिलाकर देखें, यहाँ पर बात किया जाए तो यदि हम नाव खरीदना चाहते हैं, ट्रॉलर खरीदना चाहते हैं और जाल खरीदना चाहते हैं तो टोटल उसकी कीमत कितनी हो गई, 2 लाख रुपए हुई थी।
घोषणा के द्वारा। अब एंटोनी ने 1 लाख रुपए खर्च किए और बाकी लोन लेकर मशीन युक्त नाव को खरीद भी लिया। अब जो एंटोनी है वो क्या है, बहुत बड़ा मछुआरा है, तो उसके पास जो है पैसे थे, तो उसने क्या कर लिया कि 1 लाख रुपए तो उसके पास जो है जमा हो गए थे और बाकी का लोन लेकर उसने क्या खरीद लिया, ट्रालर खरीद लिया, मशीन युक्त जो जहाज है वो खरीद लिया। पूरे गांव में एंटोनी के अलावा केवल 2 और लोग थे जो इस नाव पर को खरीदने के लिए धन जुटा पाए। तो एंटोनी के अलावा 2 और ऐसे लोग थे जो इस नाव को खरीदने के लिए धन जुटा पाए थे, जो इस नाव को खरीद चुके थे। यानी कि टोटल पूरे गांव में तीन लोगों के पास ही जो मशीन युक्त जो नाव था, ट्रालर, वो था। अब मशीन युक्त नाव से एंटोनी को क्या हो गया, बहुत फ़ायदा हुआ। एक तो उसे कम मजदूर लगाने पड़ते थे, वह पहले वह 50-60 लोगों से काम करवाता, अब केवल 6-7 लोगों की ज़रूरत है। अब जैसे ही वो मशीन युक्त नाव खरीदता है तो एंटोनी था, उसको बहुत बड़ा क्या हो गया, मुनाफा हुआ। अब एक तो उसने क्या कर दिया कि जितने भी मजदूर थे उसको कम कर दिया। पहले क्या करता था, जब उसके पास कट्टू मरा नाव था तो वो जो है 50 से 60 मजदूरों को काम पर लगाता था। लेकिन जैसे ही उसने क्या खरीदा, ट्रालर खरीदा, तब उसके पास जो है उसने क्या कर दिया कि 6 से 7 लोगों को ही ज़रूरत उसने दे दी है। यानी कि उसने अब 50 से 60 लोगों को छोड़कर कितने से काम करवाया, मात्र 6 और 7 लोगों से ही उसने काम करवाया। तो आप सोच सकते हैं कि इस मशीन के आने से, इस ट्रालर मशीन के आने से उसको कितना बड़ा मुनाफा हुआ होगा। नाव का एक कप्तान जो एंटोनी का भांजा था और 6 मजदूर जिनमें से अधिकांश उसके रिश्तेदार ही थे। तो जो नाव का कप्तान था, यानी कि जो नाव चलाता था, उसमें उसका कौन था, एंटोनी का भांजा था। और उसमें जो 6 मजदूर थे वो भी उनके क्या थे, रिश्तेदार सी, सगे संबंधी ही थे। मशीन युक्त नाव से समुद्र में काफ़ी दूर तक जाकर मछली पकड़ी जा सकती, इसी कारण अधिक मछली मिल सकती थी। तो जब मशीन युक्त नाव आया, यानी कि ट्रालर आया, तो ये लोग जो है दूर जो है समुद्र तक जा सकते थे और उसमें काफ़ी मछलियाँ पकड़ कर ये लोग लाते थे। जब समुद्र में तेज़ हवा चल रही हो या ऊंची लहरें उठ रही हो, तब भी वे समुद्र में नाव जो है ले जा सकते थे। तब जब जो है समुद्र में तेज़ हवा चल रही होती थी और ऊंचे लहरें भी उठ रही होती थी, फिर भी ये लोग जो है मशीन युक्त नाव को ले जा सकते थे और इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता था। और यदि उसी के स्थान पर हम छोटे नाव को ले जाते तो इसमें बहुत बड़ा खतरा हो जाता, उसकी जो नाव है वो डूब जाती, लहरों में या चट्टानों से टकरा जाती। लेकिन इस मशीन युक्त नाव यानी कि ट्रालर में ऐसा किसी प्रकार का खतरा नहीं था। जब गांव के पास के समुद्र में मछलियाँ कम हो जाती तो मशीन युक्त नाव से दूर दूर तक जाकर मछलियाँ पकड़ी जाती थी। अब जैसे ही समुद्र के पास जो है मछलियाँ कम हो जाती थी, वहाँ गांव के पास जो है, तो इस मशीन युक्त नाव से ये लोग क्या करते थे, दूर दूर तक जो है समुद्र में जाते थे और वहाँ से मछलियाँ पकड़कर ये लोग ला लिया करते थे। अब चित्र में देख सकते हैं कि बड़ी जाल को ले जाते हुए मजदूर, तो ये जो है बहुत बड़ा जाल है। तो ये जो जाल है वो ट्रालर का जाल है, यानी कि मशीन युक्त जो नाव है उसका जाल है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं वो जो उस जाल को जो है ले जा रहे हैं, खींच रहे हैं। तट से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही झींगा मछली मिलती है। पिछले 20-25 वर्षों में विदेशों में झींगा की खूब मांग बढ़ने लगी, तो उसने कीमत भी बढ़ा दी, तो उसकी कीमत भी जो है बढ़ने लगी। अब जैसे जैसे विदेशों में झींगा मछली की मांग जो है मिलने लगी, बढ़ने लगी, तो इसकी जो कीमत है वो भी जो है बढ़ने लगी। अब बड़े बड़े व्यापारी मछुआरों से झींगे खरीद कर कारखाने में ले जाते हैं, वहाँ उन्हें साफ करके नमक के साथ पानी में उबालते हैं, उसे बर्फीले कमरे में रखकर बर्फ़ सा जमा देते और इन्हें विदेशों में भेज देते, जहाँ इनकी अच्छी कीमत मिल जाती। तो जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे वो लोग क्या करते थे कि मछुआरों से क्या करते थे, झींगा मछली खरीदते थे और उनको कारखानों में ले जा करके उन्हें अच्छे से साफ करके उनमें उनको जो है नमक के साथ पानी में क्या कर लेते थे, झींगा मछली को उबाल लेते थे। अब उसके बाद ये लोग क्या करते थे, उसको अच्छे से बर्फ़ के जो बड़े बड़े बर्फ़ के कमरों में इनको जमा देते थे, बर्फ़ सा इसको जमा देते थे और इनको बड़े बड़े डिब्बे में भर कर जो है विदेशों में बेचकर अच्छी कीमत ये लोग जो बड़े मछुआरे थे, व्यापारी थे, वे लोग कमा लेते थे। अब बर्फ़ हमें इसलिए भरते थे ताकि इनको किसी प्रकार का नुकसान न हो मछलियों को और वे जो है ताज़ी की ताज़ी जो है बनी रहे। अब शुरू में एंटोनी की मशीन युक्त नाव समुद्र में 10-20 किलोमीटर दूर जाकर मछली पकड़ती, मगर जब झींगे की मांग बढ़ी तो स्थिति बदलने लगी। अब जब जो शुरू में जब एंटोनी मशीन युक्त नाव खरीदा था तो मात्र जो है 10-12 किलोमीटर दूर ही जा कर के समुद्र में मछलियाँ पकड़ते, और जैसे जैसे झींगे की मांग बढ़ने लगी, झींगे मछली की मांग जो है बढ़ने लगी, तो जो है स्थिति उनकी भी बदलने लगी, यानी कि जो एंटोनी है उसकी स्थिति जो है बदलने लगी। एंटोनी भी झींगे पकड़कर मुनाफा कमाना चाहता था। झींगे तो 3-4 किलोमीटर की दूरी पर मिलते थे,
तो एंटोनी ने अपने जहाज़ों को तट से 3-4 किलोमीटर पर ही मछली पकड़ने का आदेश दिया। तो पहले क्या करता था कि जो एंटोनी था वो 10-12 किलोमीटर दूर जाकर मछली पकड़ता था, लेकिन जैसे ही झींगे की मांग बढ़ने लगी तो ये क्या करने लगा कि एंटोनी जो है 3-4 किलोमीटर दूर जाकर ही मछली पकड़ने लगा। क्योंकि जो झींगा मछली है वो 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही इनको मिल जाता था। तो इस क्षेत्र में राजन जैसे छोटे मछुआरों को अपना जाल बिछाकर मछली पकड़ते थे। इस दौरान कुछ बड़े व्यापारी और उद्योगपतियों ने भी मशीन युक्त नाव खरीदी और उन्हें झींगा मछली पकड़ने में लगाया। अब जो यानी कि 2-3 किलोमीटर की दूरी पर 2-3 किलोमीटर की रेंज पर जो है राजन जैसे जो कुछ छोटे छोटे जो मछुआरे थे वो अपना जाल बिछा करके मछली पकड़ने का काम करते थे। लेकिन इसी दौरान ये क्या हुआ कि जो जितने भी बड़े व्यापारी थे और जो उद्योगपति थे उन्होंने मशीन युक्त नाव यानी कि ट्रॉलर खरीद लिया अपना खुद का, और वो जो है झींगा मछली पकड़ने में अपना इस नाव को लगा दिए। अब इस तरह से कई मशीन युक्त नावें तटों के निकट मछली पकड़ने लगी। अब जैसे जैसे समय बदलता गया तो जितने भी उद्योगपति और जो बड़े व्यापारी थे वो मशीन युक्त नाव खरीदने लगे और तट पर जो है झींगा मछली पकड़ने में अपनी नाव को लगा दिए। जैसे जैसे मशीन युक्त नाव का चलन बढ़ा वैसे वैसे छोटे मछुआरों को मछली मिलना क्या हो गया, कम हो गया। अब ये जो बड़े मछुआरे होते थे वो जो है अपने नाव में जा कर के मशीन युक्त नाव में जा कर के पूरे मछलियों को पकड़ लेते थे, जिससे जो है पूरे जितने भी छोटे मछुआरे थे उनको जो है कम मछलियाँ मिलती थी। अब वे अक्सर समुद्र में खाली हाथ उनको लौटना पड़ता था। तो बहुत ही दुख की बात है कि अब इनको क्या करना पड़ता था, खाली हाथ ही इनको जो है वापस अपने घर लौटना पड़ता था। क्योंकि जितने भी बड़े मछुआरे होते थे वो अपने मशीन युक्त नाव से पूरी मछलियों को पकड़ लेते थे। इससे छोटे मछुआरे और मजदूर परेशान होने लगे। अब आगे उन्हें आए दिन घर का काम चलाने के लिए उधार लेना पड़ता। इस तरह वे व्यापारियों व साहूकारों के चंगुल में फंसते चले गए। अब बेचारे क्या करते कि इनको जो है काम चलाने के लिए इन बड़े व्यापारियों और साहूकारों से इनको उधार लेना पड़ता था और वे जो है इनके चंगुल में जो है फंसते चले जाते थे। तो ये जो बात है वो बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो कभी सुना था कि समुद्र में मछलियों की कमी है, ये बड़े नाव सारी मछलियों को पकड़ लेते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं बचता। तो ये जो है आपस में बोला करते थे कि जब से ये जो बड़ी नावें आई हैं जिनसे ये जो बड़े मछुआरे हैं जो सारे मछलियों को पकड़ लेते हैं और हमारे लिए कुछ भी नहीं बचता था। अब समुद्र में मछलियाँ कम क्यों हो गई, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आजकल समुद्रों में मछलियाँ जो है कम क्यों हो रही है, तो इसका कारण जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो समुद्र में मछली कम होने के कुछ और महत्वपूर्ण कारण हो रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला कारण क्या है, प्रदूषण। तो ये जो प्रदूषण है वो बहुत गंभीर समस्या आज जो है हमारे पर्यावरण के लिए बन चुका है और भारत के तटीय प्रदेशों में बड़े बड़े कारखाने लगे हैं। तो जितने भी भारत के तटीय प्रदेश हैं, समुद्र तटीय प्रदेश, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कारखाने, उद्योग धंधे यहाँ पर लगाए गए हैं। इनमें कई तरह के विषैले रसायनों का उपयोग किया जाता है और उन्हें गंदे पानी के समुद्र के साथ बहा दिया जाता है। तो इन कारखानों में क्या किया जाता है कि बहुत विषैले जहरीले रसायन का उपयोग किया जाता है और उनके जो गंदे पानी होता है उनको कहाँ बहा दिया जाता है, समुद्र में छोड़ दिया जाता है, समुद्र में बहा दिया जाता है। अब ये विषैले रसायन समुद्र के पानी में घुल जाते हैं और इनसे मछलियाँ क्या हो जाती है, मर जाती है। तो जैसे ही ये पानी जो है, ये जो विषैला जो रसायन है समुद्र के पानी में मिल जाता है, घुल जाता है, तो और इससे जो है मछलियों को बहुत ही नुकसान होते हैं और जो मछलियाँ हैं वो मर रही है। तो ये जो कारण है वो पहला कारण है और इसको आपको ध्यान से समझना है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है कि समुद्रों में मछलियाँ जो है क्यों कम हो रही, तो इसको आपको पॉइंट वाइज जो है लिखते जाना है अपने परीक्षाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीठे पानी की कमी। सागर का पानी तो खारा होता है मगर ज़मीन से नदियाँ द्वारा जो पानी समुद्र तक पहुँचता है वह मीठा होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो समुद्र होता है, जो सागर होता है, उसका पानी बहुत ही क्या होता है, नमकीन होता है, खारा होता है। मगर जो ज़मीन से जो नदियाँ सागर से जा कर के मिलती है, सागर में जा कर के पहुँचती है, तो जो नदियों का पानी क्या होता है, मीठा होता है। नदी के पानी के साथ सड़ी वनस्पति भी बहकर समुद्र में जाती है। इन पानी में इन पोषक तत्वों के साथ कई पौधे उगाते हैं जिन्हें प्लैंकटन कहते हैं। तो जो नदियाँ बहाकर अपने साथ कई प्रकार की क्या ला लेती है, सड़ी गली जो वनस्पति है वो समुद्र में बहा करके ला लेती है और इस पानी में इन पोषक तत्वों में कई तरह के पौधे जो है उगाते हैं। अब जैसे ही ये जो सड़ी गली वनस्पतियाँ लाती है तो जो समुद्र के पानी में ये जो है अपने आप को जो है फिर से क्या कर लेते हैं, जीवित कर लेते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, प्लैंकटन इनको बोला जाता है। तो आपको इनको याद रखना है। अब
इन्हीं प्लेटनों पर मछलियाँ पलती है। पिछले 40 वर्षों में दक्कन के पठार में बहने वाली नदियों पर जगह जगह बांध बना दिए गए। तो ये जो प्लेटन हैं, तो इन्हीं प्लेटनों पर जो मछलियाँ हैं वो पलती है, यानी कि ये जो है उनको खा करके, इन पौधों को खा करके ये लोग जीवित रहती है। लेकिन अब पिछले 40 वर्षों में हम बात करें तो दक्कन के पठार से जितने भी नदियाँ बहती है, तो उनमें जगह जगह पर बांध बनाकर इनके जो प्रवाह है उनको क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है। अब इन बांधों के कारण नदियों का पानी बहुत कम समुद्र तक पहुंच पाता है। नदियों से बहकर आने वाले सड़े गड़े पौधे भी बहुत कम आते हैं। इससे मछलियाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विचार करें। तो जो बांध बना दिया गया है जगह जगह, जिससे जो है नदियों का पानी बहुत ही कम मात्रा में समुद्र तक पहुंच रहा है, और जो नदियों द्वारा जो सड़ी गली वनस्पति है वो भी अब बहुत कम जो है समुद्र में पहुंच रही है। अब सड़ी गली जो वनस्पति है वो कम पहुंच रही है, जिससे जो मछलियां हैं वो इनका भोजन है, तो जब इनको भोजन ही नहीं मिलेगा तो ये कहाँ जीवित रहेगी। तो ये भी दूसरा कारण है कि मीठे पानी की कमी होना, जिससे जो है मछलियों पर इसका काफ़ी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब चलते हैं द्वीप समूह। तो आपको मात्र इतना 2 पॉइंट बस लिखना है कि प्रदूषण है प्रमुख कारण, और दूसरा मीठे पानी की कमी। तो आपको इनको दोनों पॉइंट को अच्छे से समझ लेना है, और परीक्षाओं में यदि पूछा जाए तो अच्छे से लिख लेना है। अब चलते हैं द्वीप समूह। तो भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कई द्वीप स्थित हैं। तो भारत में जो है बंगाल की जो खाड़ी है और अरब सागर है, वहाँ पर कई द्वीप समूह हमको देखने को मिलता है। इनमें 2 बड़े द्वीप कौन से हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसका आप नाम सुने होंगे, और लक्षद्वीप समूह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले नंबर पर आता है अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तक लंबाई में फैला हुआ है। यानी कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो कहाँ से? बंगाल की खाड़ी में। ये जो है कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है, और उत्तर से दक्षिण तक लंबाई में ये जो है फैला हुआ है, इसका विस्तार हुआ है। अंडमान द्वीप समूह में उत्तरी अंडमान, मध्यवर्ती अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान द्वीप आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत कौन कौन से अंडमान जो है आते हैं? तो उत्तरी अंडमान हो गया पहला, मध्यवर्ती अंडमान हो गया दूसरा, दक्षिणी अंडमान हो गया तीसरा, और छोटे अंडमान द्वीप आते हैं। तो आपको इसको याद रखना, ये जो है बहुत ही ईजी है। जैसे कि अंडमान द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, और ये जो है उत्तर और दक्षिण तक इनका विस्तार हुआ है। अब ये इनके द्वीप समूह के अंतर्गत जो है उत्तरी हो गया, और एक हो गया दक्षिणी, एक मध्यवर्ती हो गया, और एक छोटा। तो आप इनको बस याद रखना है। अब निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भाग को कोर निकोबार एवं दक्षिणी भाग को ग्रेट निकोबार कहते हैं। तो आपको इसको याद रखना है। हम पहले बात किए अंडमान की, तो ये जो जितना भी आपको दिया गया है उत्तरी अंडमान, मध्यवर्ती अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, तो ये मात्र किसका है? अंडमान का। अब बात करते हैं निकोबार का। तो निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भाग को कार निकोबार बोला जाता है, और इसके दक्षिणी भाग को ग्रेट निकोबार कहते हैं। इसके विपरीत अतिरिक्त और भी कई छोटे छोटे द्वीप हमको देखने को मिलते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो है उत्तरी अंडमान हो गया, ये मध्य अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, और ये जो है लिटिल अंडमान यानी कि छोटा अंडमान द्वीप हो गया। अब इसके बाद आता है निकोबार द्वीप समूह। तो ये हो गया आपका कार निकोबार, यानी कि उत्तरी भाग को बोला जाता है कार निकोबार, और जो दक्षिणी भाग है उसको बोला जाता है ग्रेट निकोबार, और ये हो गया आपका लिटिल निकोबार यानी कि छोटा निकोबार द्वीप समूह। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सागर में डूबे हुए पर्वतों की ऊपरी चोटियां हैं। यानी कि ये जो द्वीप है वो जो है सागर के अंदर डूबे हुए पर्वतों की क्या है? ऊपरी जो चोटियां हैं। यानी कि ये मान लो आपका सागर हो गया, तो इस प्रकार से ये जो द्वीप है वो डूबे हुए हैं समुद्र के अंदर। तो ये जो चोटियां हैं वो उनकी ऊपरी चोटियां हैं। अब इसका तट बहुत कटा फटा है, धरातल उबड़ खाबड़ है। तो ये जो द्वीप समूह है उनका जो तट है यानी कि समुद्री तट, तो इनका जो किनारा है वो बहुत ही क्या है? तट कटा फटा है और उबड़ खाबड़। और तट किसको बोलते हैं? जहाँ पर जो समुद्र और जो ज़मीन है वो मिलती है, उस स्थान को बोला जाता है तट, समुद्री तट इसको बोला जाता है। तो आपको इसको याद रखना है। कहीं छोटे छोटे मैदान तो कहीं पहाड़ एवं पठार हैं। तो इस द्वीप पर जो इस तट पर क्या है? छोटे छोटे मैदान आपको देखने को मिलता है, और कहीं कहीं पर पहाड़ भी हमको देखने को मिलता है। कुछ द्वीपों के किनारे प्रवाल यानी कि कोरल की अधिकता है। कहीं भूमिगत गुफाएं
हैवलॉक द्वीप कोरल लिए एक 12 टांग द्वीप भूमिगत गुफा के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि इस जो तट है इसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो तट है वहाँ पर हमको भूमिगत गुफा यानी कि ज़मीन के नीचे गुफा भी हमको देखने को मिलता है। और ये जो 12 टांग द्वीप समूह की गुफा इसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ भौगोलिक स्थलाकृतियाँ इसके लेक्टाइड, स्टेलेगामाइट और कंदरा स्तंभ देखने को हमको मिलती है। यहाँ पहुँचने के लिए जलयान और स्टीमर से जाना पड़ता है। यदि हम इसको देखने जाएंगे तो हमको जलयान यानी कि जहाज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा और स्टीमर से हम इसको भी जा कर के देख सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। तो आपको इसको याद रखना है कि जो अंडमान और निकोबार की द्वीप की समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। इसका समुद्री तट बहुत सुंदर, पर्यटकों के मनमोह लेने वाला है। यहाँ प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल है और यहाँ जहाँ अंग्रेज भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को काले पानी की सज़ा देते थे। वर्तमान में यह जेल राष्ट्रीय स्मारक है। तो आप जो है देख सकते हैं इस जेल को, जहाँ पर क्या करते थे कि जो अंग्रेज हैं वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को क्या करते थे, काले पानी की यहाँ पर सज़ा दे देते थे। यानी कि उनको इस द्वीप पर ला करके ही ऐसे ही छोड़ देते थे। अब वर्तमान में ये जो जेल है वो राष्ट्रीय स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में आबादी घनी और शेष जगह बिखरी हुई है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो पोर्ट ब्लेयर है यानी कि उनकी जो राजधानी है, वहाँ के जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ की जो आबादी है वो क्या है, काफ़ी घनी है यानी कि सघन है। और जितने भी शेष जगह है वो बिखरी हुई है यानी कि छोटी छोटी उनकी आबादी है। इन द्वीप समूह में आदिम सभ्यता एवं आधुनिक सभ्यता दोनों देखने को मिलती है। यानी कि प्राचीन सभ्यता और जो आधुनिक सभ्यता है वो दोनों सभ्यता इस द्वीप पर हमको देखने को मिल जाती है। यहाँ के आदिवासी आज भी घने जंगलों के बीच जीवन यापन कर रहे हैं। तो यहाँ के जितने भी आदिवासी हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी, वो आज भी घने जंगलों पर ये जो है अपना जीवन यापन करते हैं, गुजर बसर ये जो लोग कर रहे हैं। जरावा, ओंग, ग्रेट अंडमानी निकोबार, सोमपेन यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। तो ये जो जितनी भी जनजातियाँ आपको दिख रही है, ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियाँ हैं। इनमें पर्यावरण के साथ समायोजन करने की अद्भुत क्षमता है। शासन इन्हें तथा इनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रयासरत है। तो ये जो है पर्यावरण के साथ अच्छे से संबंध बनाकर रखता है, इनको अच्छे से सहज करे जो लोग हैं वो जो है रखते हैं। और जो शासन है, सरकार है, इनकी सभ्यता को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। यहाँ पीने के पानी की बहुत समस्या है। बारिश तो बहुत होती है परंतु अधिकांश वर्षा जल बह करके जो समुद्र में चला जाता है। अब ये तो समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ही खारा होता है। तो यहाँ पर पीने के पानी की बहुत अधिक समस्या है। और बारिश तो यहाँ पर खूब होती है, लेकिन जितना भी बारिश होता है वहाँ जो जल है वो बहकर कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। आदिवासी जल का संचयन प्राकृतिक तरीके से करते हैं। तो यहाँ के जितने भी आदिवासी हैं वो जल का संचयन यानी कि इकट्ठा करने का कार्य जो है प्राकृतिक तरीके से ये लोग करते आ रहे हैं। इनमें से एक तरीका बांस को चीरकर उनमें वर्षा का जल संचय करना है। तो इनमें से एक तरीका क्या है, तो ये लोग क्या करते हैं कि बांस को चीर लेते हैं और उनमें वर्षा के जल को संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं। लकड़ी की बहुलता के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चैथम द्वीप का विशाल आरा मिल है, जहाँ लकड़ी चीरने का व्यवसाय मुख्य रूप से विकसित है। तो यहाँ जो है लकड़ी बहुतायत मात्रा में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वर्षा बहुत अधिक होती है, जिससे जो है इनको लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में मिल जाती है। तो यहाँ पर एक चैथम द्वीप में एक विशाल आरा मिल स्थित है और यहाँ लकड़ी चीरने का मुख्य काम किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप में भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसमें जो है एक ज्वालामुखी भी है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बैरन द्वीप है। एक समूह में एक जो बैरन द्वीप है उसमें भारत का एकमात्र क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और अंडमान के रंगड़ शहर 4-5 किलोमीटर दूर पर पंख ज्वालामुखी है, जिससे निरंतर महीन मिट्टी का घोल निकल रहा है। तो आज भी इस ज्वालामुखी से क्या निकल रहा है, लगातार जो मिट्टी का घोल यानी कि लावा इसको बोल सकते हैं वो निकल रहा है। चलिए अब चलते हैं लक्षद्वीप समूह में। अब मानचित्र में लक्षद्वीप समूह की स्थिति को देखिए। तो यह जो द्वीप समूह है वो अरब सागर के दक्षिण की ओर मालाबार तट से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। तो ये जो द्वीप समूह वो कहाँ है, अरब सागर में है। और दक्षिण से मालाबार तट यानी कि केरल से पश्चिम की ओर जो है फैला हुआ है।
इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो टोटल एरिया है वो कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर। सन 1973 में पहले इस द्वीप समूह को लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो 1973 में इसको क्या बोला जाता था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से इसको जाना जाता था। लेकिन वर्तमान में इसे क्या बोला जाता है, लक्षद्वीप समूह इसको बोला जाता है। यहाँ लगभग 36 द्वीप हैं जिनमें लक्षद्वीप सबसे बड़ा है। यानी कि यहाँ जो है टोटल मिलाकर के 36 द्वीप हैं जिनमें से जो लक्षद्वीप है वो सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप समूह पर्वत के अंश है जिस पर लंबे समय तक प्रवाल और अस्थि पंजरों का जमाव निक्षेप होता है। तो ये जो लक्षद्वीप है वहाँ पर जो है प्रवालों का और जो अस्थि पंजर है उनका जमाव यानी कि निक्षेप हो रहा है। इस भाग में रेत, बजरी, गोलाश्म, शैवाल आदि का भी जमाव हजारों साल तक होता रहा और आज इसे द्वीप का निर्माण हुआ है। तो इस जो भाग है उसमें रेत, बजरी यानी कि गिट्टी और जो शैवाल है इत्यादि चीज़ों का जो है जमाव हजारों साल, लाखों सालों तक जो है होता रहा और इससे जो है इस द्वीप का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह द्वीप समूह अरावली पर्वतमाला का ही अवशेष है। तो वैज्ञानिक लोग ये बोलते हैं कि ये जो द्वीप समूह है लक्षद्वीप वो जो है अरावली पर्वतमाला का क्या है, अवशेष है, यानी कि उसका भाग है। इस द्वीप समूह की राजधानी क्या है, करवत्ती है। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त दोनों द्वीप समूहों की जलवायु उष्ण आर्द्र है। इनमें उष्णकटिबंधीय सदापर्णी यानी कि सदाबहार वन मिलते हैं। यानी कि यहाँ की जो जलवायु है कैसी है, उष्ण आर्द्र है, जिससे यहाँ पर जो है सदाबहार जो वन है वो मिलते हैं। ये वन घने हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी, रोजवुड, ताड़, बांस आदि हैं। तो यहाँ के प्रमुख वृक्षों में ये जो महोगनी है, एबोनी, ताड़ और ये जो बांस है ये वहाँ के प्रमुख वृक्षों में से एक है। और यहाँ के जो वन है वो बहुत ही घने हैं, बहुत ही सघन है। समुद्री किनारों पर ज्वारी वनस्पति भी मिलती है। नारियल के वृक्ष भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो जो नारियल का जो पेड़ है वो समुद्र के किनारे पर बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ केला, सब्जियाँ और कुछ अनाज, गरम मसाले भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। यानी कि यहाँ खेती इनकी की जाती है, केला की, सब्जियों की और कुछ अनाजों की और गरम मसालों की यहाँ पर खेती की जाती है। इन द्वीप समूह के निवासी एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक नाव, स्टीमर या जलयान के द्वारा आते जाते हैं। तो ये लोग जो है अपना आवागमन किसके माध्यम से करते हैं, ये लोग जब एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक आते हैं तो इनको नाव, स्टीमर या जो है जलयान यानी कि जहाज़ की आवश्यकता होती है। और इससे जो है इनके माध्यम से ये लोग जो है एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक आते जाते रहते हैं। अब इन द्वीपों की आबादी बहुत कम है। कुछ द्वीप तो बिल्कुल निर्जन है। लक्षद्वीप समूह के केवल 10 द्वीपों में ही आबादी है। यानी कि यहाँ हम लोग पढ़े थे कि टोटल जो है कितना, 36 द्वीप है, लेकिन उनमें से जो है मात्र जो 10 द्वीप है उनमें ही आबादी हमको देखने को मिलती है। और जितना भी जो बचता है द्वीप उनमें जो है पूरा का पूरा वो जो है निर्जन है। यानी कि कोई भी लोग वहाँ पर जो है नहीं रहते। मात्र 10 द्वीपों में हैं लोग जो है निवास करते हैं। 36 में से सिर्फ 10 द्वीप जो है लोगों द्वारा यहाँ पर निवास किया जाता है। उपयुक्त द्वीप समूह के अतिरिक्त मुख्य भूमि के तट से कई छोटे छोटे द्वीप हैं जिनमें बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर द्वीप, न्यूमार द्वीप, श्रीहरिकोटा तथा रामेश्वरम प्रमुख है। तो इन द्वीपों में इसके अलावा जो है अन्य जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो बंगाल की खाड़ी में हैं और जो है गंगा सागर द्वीप हो गया, न्यूमूर द्वीप हो गया, हरिकोटा और रामेश्वरम द्वीप, ये जो है द्वीप प्रमुख हैं इनके अतिरिक्त है। अरब सागर तट पर हैनरे और कैनरे द्वीप, एलिफेंडा द्वीप, सेट द्वीप हैं और जिनमें मुंबई महानगर फैला हुआ है। तो अरब सागर पर ये जो है हैनरे और कैनरे द्वीप है, एलिफेंडा द्वीप है और ये जो इत्यादि जो द्वीप है वो फैला हुआ है और जो मुंबई महानगर तक जो है इसका फैलाव हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो द्वीप वाला जो पार्ट है वो समाप्त होता है और पुनः ये जो भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप वाला जो पार्ट है जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, समुद्र तटीय प्रदेश और मैदान, तो वो जो वाला पार्ट है वो पूरी तरह यहाँ पर समाप्त हो रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।